हेलो एवरीवन, मैं अपने न्यू वीडियो के साथ आई हूँ। एंड ये वीडियो जो है वो है साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे। आज इंडिपेंडेंस डे का दिन है तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं। आज से अच्छा टाइम नहीं मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानने के लिए कि हम लोग जाने कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, उसके क्या फीचर्स है। तो इस वीडियो में जो है मैं साइलेंट फीचर्स के बारे में, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक एक फीचर्स को जो है मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगी। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक तरीके से मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब डिटेल एलाबोरेट इसको बोले कि आधे घंटे में जो है ना आप सिर्फ अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को देख सकते हैं। एंड इसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी हुए हैं, जैसे कि 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 42, 44, 73, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं। इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं, जिसमें 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को जो है ना हम एक तरीके से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जो कि 1976 में हुआ था। क्योंकि उस टाइम जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी एंड बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी की गई थी। तो इस वजह से 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। तो अब हम जानते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। सबसे पहला फीचर जो है वो है लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि मैंने बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। सब कुछ बिल्कुल डिटेल में बताया गया है, बहुत ही एलाबोरेट कॉन्स्टिट्यूशन है। 1949 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे विच वाज डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट एंड 8 शेड्यूल्स। एंड 2013 में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 465 आर्टिकल्स थे विच वाज डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट एंड 12 शेड्यूल्स। मतलब आप देखिए कि बढ़ा ही है, एक तरीके से सब कुछ ही बढ़ा है, आर्टिकल भी बढ़ा है, पार्ट्स भी बढ़े हैं, शेड्यूल्स भी बढ़े हैं। एंड जो 4 फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एलाबोरेट साइज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो है इसका जोग्राफिकल फैक्टर, इसका हिस्टोरिकल फैक्टर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बोथ सेंटर एंड स्टेट, एंड चौथा है डोमिनेंस ऑफ लीगल ल्यूमिनरीज। ये चारों फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ज़्यादा एलाबोरेट बनाते हैं। अब है दूसरा साइलेंट फीचर कि टेकन फ्रॉम द अदर सोर्सेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ना अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें ली है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भी ये चीज़ बोला था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो एक तरीके से फ्रेमवर्क है, पैचवर्क है पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन का। क्योंकि इंडिया ने हर कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ें ली है। जैसे कि जो स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया ने लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जो फिलोसफिकल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया ने लिया है अमेरिकन और इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। जो पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया ने लिया है ब्रिटेन से। एंड उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे जगहों से ली है, जैसे कि कुछ कनाडा से ले लिया, कुछ जर्मनी से, कुछ USSR से। तो ऑलमोस्ट हर कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है इंडिया ने कुछ ना कुछ लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बहुत सारे लोग इस चीज़ को क्रिटिसाइज भी करते हैं कि इंडिया का खुद का तो कुछ है नहीं, इसने बस पूरी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ले लिया सब कुछ। तो जो फ्रेमर्स थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, वो जिस टाइम में बना रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उस टाइम यही नीड थी। वो उनको पता है कि उस टाइम इंडिया की क्या हालत थी, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ ज़रूरी थी। तो उसके हिसाब से जो उस टाइम इंडिया की नीड थी वो उन्होंने अलग अलग देशों से लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया। अब है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ना ही रिजिड है ना ही फ्लेक्सिबल है। जैसे कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वो रिजिड है, जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरीके से मॉडरेट है, वो ना ही रिजिड है और ना ही फ्लेक्सिबल है। तो जैसे कि अमेरिका में कोई भी ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे टाइम लग जाता है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने में। जो ब्रिटेन में होता है तो ब्रिटेन में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ईजिली हो जाता है क्योंकि वहाँ पे फ्लेक्सिबल है। लेकिन इंडिया में जो है ना 3 तरीके से होता है, या तो बिल्कुल ही ऐसे सिंपल मेजोरिटी में हो जाएगा कि जैसे कोई ऑर्डिनरी लॉ पास हुआ है उस तरीके से कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो जाएगा, या फिर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब 2/3 मेजोरिटी जो होती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट उस तरीके से होगा, या फिर वो स्पेशल मेजोरिटी के साथ होगा बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाई हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द रेटिफिकेशन ऑफ टोटल स्टेट, या तो इस तरीके से होगा। तो वही हम जानते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ना ही रिजिड होता है और ना ही फ्लेक्सिबल होता है। अब है दूसरा जो हम देखते हैं
की कौन सा है साइलेंट फीचर, वो है यूनिटरी फीचर एज वेल एज फेडरल फीचर्स। जैसे इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसमें फेडरल फीचर्स भी हैं एंड यूनिटरी फीचर्स भी है। जैसे कि फेडरल फीचर्स है टू गवर्नमेंट, डिवीज़न ऑफ पावर, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे जो है उसके फेडरल गवर्नमेंट के फीचर्स हैं। और इंडिया में फेडरल फीचर्स के साथ साथ यूनिटरी फीचर्स भी है। यूनिटरी फीचर जैसे कि स्ट्रॉन्ग सेंटर, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सारे जो है यूनिटरी फीचर्स हैं। अब ये कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है ना फेडरेशन वर्ड कैसे आया, ये फेडरेशन वर्ड आया कैसे, तो आर्टिकल 1 जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि यूनियन ऑफ स्टेट है, उसमें ये चीज़ एक्सप्लेन किया गया है कि इंडियन फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट बाय द एग्रीमेंट ऑफ द स्टेट एंड इंडियन स्टेट हैज़ नो राइट टू सेक्रेट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो अगला साइलेंट फीचर्स है वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया ने जो है ना एक्सेप्ट किया है ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो है ना कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में, एंड जो अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन टू ऑर्गन्स पे। अब फीचर्स देखते हैं, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के फीचर्स क्या है, वो है प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड एग्जीक्यूटिव, प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड एग्जीक्यूटिव, मेजॉरिटी पार्टी रूल, हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एट सेंटर एंड चीफ मिनिस्टर एंड स्टेट, एंड डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस। ये सारे फीचर्स है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के। एंड उसके अलावा जैसे कि इंडिया ने ये ब्रिटेन से लिया है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सेम ही होगी इंडिया और ब्रिटेन की। जैसे कि इंडिया में जो इलेक्टेड हेड होता है वो रिपब्लिक होता है, और वो ब्रिटेन में जो वो हेरिडेटरी हेड होता है वो मोनार्क होता है, मतलब वहाँ मोनार्की है। अब इसके बाद हम देखते हैं फंडामेंटल राइट्स कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स क्या क्या बताया गया है। वो है राइट टू इक्वालिटी, right to religion, right to freedom, right against exploitation, cultural and educational rights, and right to constitutional remedies। अब है इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिया में जो है ना इंटीग्रेटेड एज वेल एज इंडिपेंडेंट जुडिशरी दोनों ही है, क्योंकि इंडिया में फेडरल फीचर्स भी है एंड यूनिटरी फीचर्स भी है, इस वजह से इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी दोनों ही है इंडिया में। जैसे इंडिया में जो है ना सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट होता है, जो कि मतलब नेशन में होता है सेंट्रल के लेवल पे। उसके बाद जो है हाई कोर्ट होता है स्टेट लेवल पे। उसके नीचे जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे। लेकिन यूएसए में क्या होता है ना, फेडरल लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय फेडरल जुडिशरी एंड स्टेट लॉज आर इन्फोर्स्ड बाय स्टेट जुडिशरी। अब अगला जो फीचर है वो है सेकुलर स्टेट का, कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में सेकुलरिज्म होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है या इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, यहाँ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। इंडिया में कोई ऐसे पार्टिकुलर या ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, या फिर कि मतलब ऐसा भी नहीं है कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है जैसे कि पाकिस्तान एक इस्लाम कंट्री है, तो ऐसा भी नहीं है कि इंडिया एक हिंदू कंट्री है। इंडिया में सेकुलरिज्म है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं, एंड किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है, एंड हर इंसान के पास फ्रीडम है कि वो अपने पसंद का रिलीजन फॉलो कर सकता है। एंड किसी भी दूसरे रिलीजन से ऐसा नहीं कि जैसे कि माइनॉरिटी में मुस्लिम सिख ईसाई ये लोग होते हैं तो इनको कोई पार्टिकुलर टैक्स पे करना पड़ेगा, ये सारी भी ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे देश में जितने धूमधाम से दिवाली और होली मनाई जाती है उतने ही धूमधाम से जो है क्रिसमस भी मनाया जाता है, ईद बैसाखी सब कुछ मनाया जाता है। अब अगला जो साइलेंट फीचर है वो है सिंगल सिटीजनशिप का। क्या है कि यूएसए में जो है ना, अगर आप यूएसए में रहते हो तो आपको सिंगल सिटीजनशिप से काम नहीं चलेगा। एक तो आप यूएसए में रहते हो उस चीज़ की सिटीजनशिप होनी चाहिए, उसके अलावा आप यूएसए के जिस स्टेट में रहते हो आपके पास वहाँ की भी सिटीजनशिप होनी चाहिए। तो एक तरीके से यूएसए में आप डबल सिटीजनशिप लेते हो, एक तो नेशन का सिटीजनशिप और एक स्टेट का सिटीजनशिप। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में एक ही सिटीजनशिप होता है जो कि सिंगल सिटीजनशिप होता है, जो कि पूरे देश में आप कहीं पे भी रह सकते हो। आप बिहार में पैदा होकर आप राजस्थान में रह सकते हो, आप राजस्थान में पैदा होकर आप महाराष्ट्र में रह सकते हो, आप कहीं पे भी रह सकते हो, आप सिंगल सिटीजनशिप के द्वारा ही, क्योंकि आप सिर्फ इंडियन कहलाते हो। हम लोग बिहारी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी ये सबसे पहले इंडियन है,
तो इसीलिए हम इंडिया में कहीं पे भी रह सकते हैं, और ये इंडिया के यूनिटी को बनाए रखने के लिए किया गया है सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। इसके बाद है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये स्टार्ट किया था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो कि राइट टू वोट होता है लोकसभा के इलेक्शन में और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन में, जो है कि अगर आप 18 साल के हो या 18 साल के ऊपर के इंसान हो तो आपके पास राइट टू वोट है, आप वोट दे सकते हो। किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है ऑन द बेस्ड ऑफ कलर, सेक्स, कास्ट, रिलीजन, किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। आप अगर इंडियन हो और आप 18 साल के हो चुके हो या 18 साल के ऊपर के इंसान हो तो आप वोट दे सकते हो। ये जो है एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था जो कि किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, क्योंकि एक तो हमारा देश इतना बड़ा, ऊपर से इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, इतनी ज़्यादा पोवर्टी, लिटरेसी रेट, इतना ज़्यादा इनइक्वालिटी जो है हमारे देश में, तो ये एक बहुत ही बोल्ड एक्सपेरिमेंट था जो कि बहुत सही था कि ये इंडियंस को राइट मिला वोट का। पहले जो है मिनिमम एज 21 थी, लेकिन इसको 18 किया गया 61th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो कि 1989 में हुआ था, उसमें जो है मिनिमम एज को 21 से 18 कर दिया गया। इसके बाद आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। जिस तरीके से हमें अपने फंडामेंटल राइट्स पता है उसी तरीके से हमें अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी पता होना चाहिए। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ उसमें ऐड नहीं किया गया था, लेकिन 42th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था। और हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो ये है: रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग, रिस्पेक्ट टू द नेशनल एंथम, टू प्रोटेक्ट द इंटीग्रिटी डिग्निटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, टू स्प्लिट द ब्रदरहुड, अपने ब्रदरहुड को आप फैलाइए, आप सब यूनिटी के साथ रहिए, भाईचारे के साथ रहिए, एंड टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ द कंट्री। ये सारे हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने भी कहा था कि अगर आपको अपने राइट्स पता हैं तो आपको अपनी ड्यूटीज़ भी पता होनी चाहिए कि हमारी क्या ड्यूटीज़ है हमारे मतलब फेलो बींग्स, मतलब हमारे सोसाइटी के लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हमारे फ्रेंड्स के लिए, हमारे स्टेट के लिए, हमारे कंट्री के लिए हमारी क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। इसके बाद आता है इमरजेंसी प्रोविज़न। हमारे नेशन मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है 3 टाइप की इमरजेंसी प्रोविज़न है। पहला तो है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है स्टेट इमरजेंसी और उसको प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, एंड तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये जो नेशनल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 352 में बताया गया है, जो स्टेट इमरजेंसी है वो आर्टिकल 356 में बताया गया है, एंड जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो आर्टिकल 360 में बताया गया है। इसके बाद है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अकॉर्डिंग जो है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉवल फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड इसको जो है 3 पार्ट्स में बांटा गया है: सोशलिस्ट, गांधीयन एंड लिबरल इंटेलेक्चुअल। इसके बाद आता है इंडिपेंडेंट बॉडीज़। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना वो ना सिर्फ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के लिए प्रोवाइड करता है बल्कि इंडिपेंडेंट बॉडीज़ के लिए भी प्रोवाइड करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, तो ये इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर तरीके से हो, मतलब किसी तरीके का कोई करप्शन ना हो उसमें। उसके अलावा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पूरे नेशन के लेवल में होता है, तो उसका भी वो एग्ज़ाम कंडक्ट कराना, एग्ज़ाम सही तरीके से हो, रिजल्ट सही तरीके से हो। एंड देन स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि स्टेट के लेवल पे होता है, वो भी कि एग्ज़ाम सही तरीके से हो, उसका रिजल्ट सही तरीके से आए। उसके अलावा ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि ऑडिट करते हैं अकाउंट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट, वो भी सही तरीके से हो, किसी तरीके का कोई करप्शन ना हो। तो ये थे सारे साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आई होप आप लोग को समझ में आया। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश की समझाने की। अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मुझे ऑनेस्ट रिव्यूज़ चाहिए आप लोग के। अगर आप लोग को कोई कमी लग रही है तो आप वो भी बताइए, मैं उसको भी पूरी करने की कोशिश करूँगी। बाकी थैंक यू सो मच। मैं अपने न्यू वीडियो के साथ जल्दी आऊँगी। थैंक यू एंड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन।